आज गांव की एक पुरानी रूह चली गई। लक्ष्मी, वो औरत जो सारी जिंदगी सबके काम आई, किसी के बच्चे की देखभाल तो किसी के दुख के साथी। लक्ष्मी के कपड़े हमेशा उलझे रहते, बालों में तेल और धूप की खुशबू और हाथों में मिट्टी की लकीरें, पर दिल एकदम साफ था। आज उसके घर के बाहर एक सफेद चादर बिछी है और उस पर लेटी है लक्ष्मी, शांत, बिल्कुल शांत। ना उसकी आंखों में आज चमक है, ना हाथों पर वो अधूरी कहानी। घर में लोग इकट्ठा हो गए हैं, किसी की आंखें नम है तो कोई खामोशी में डूबा है। एक अजीब सा सन्नाटा है, जैसे कोई पुरानी गाड़ी बंद हो गई हो। अरे ये क्या, सोने की हड्डियां? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये सब सच नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा? ये तो वाकई में सच बोलती थी। क्या बात है बेटा, इन सोने की हड्डियों का क्या राज है और तुम किस सच की बात कर रहे हो? संदूक में सोने की हड्डियां देखकर राज सभी को बताता है कि आई हमेशा हमको एक कहानी सुनाया करती थी कि उनको किसी ने सोने की हड्डियां दी थी और वो कहती थी कि आज भी वो सोने की हड्डियां हमारे साथ हैं। इन हड्डियों के साथ एक बहुत पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है, वो कहानियों में बताया करती थी। पर हम सब ये सोचते थे कि आई हमारे मनोरंजन के लिए ऐसी कहानी हमको बनाकर सुनाती है। लेकिन वो कहानी क्या थी? ये घटना करीब 50 साल पुरानी है। इस घटना का मूल स्रोत है मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव। ये उन दिनों की बात है जब न सड़कें हुआ करती थी, न मोटर गाड़ियाँ, सिर्फ बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी और डॉक्टर तो सिर्फ शहरों में मिलते थे। वो एक अलग ही जमाना था। धूल भरी गलियाँ, मिट्टी की खुशबू और हर काम में इंसानी हाथों का भरोसा। उसी जमाने में एक औरत रहा करती थी, लक्ष्मी। लेकिन गांव के लोग उन्हें इज्जत से लक्ष्मी ताई कहा करते थे। वो एक दाई थी। उनका हाथ इतना साफ था कि कोई केस डॉक्टर तक नहीं जा पाता, वो उनके हाथों से ही ठीक हो जाता। उनकी माँ भी यही काम किया करती थी और माँ से ही लक्ष्मी ताई ने सब कुछ सीखा था। पर लक्ष्मी ताई कभी अकेली नहीं जाती थी, हर जगह उनके साथ उनकी छोटी बहन जाया करती, जिसका नाम इरावती था। एक रात की बात है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, आसमान में बिजलियां चमक रही थी। इसकी आवाज से घर तक कांप उठते, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो। लक्ष्मी ताई अपने कमरे में लेटी हुई थी, उन्हें बहुत तेज बुखार था। इरावती उनके पास ही थी और बाकी घर के लोग सब अंदर थे। रात के करीब 10 बजे अचानक से दरवाजे पर एक दस्तक होती है। लक्ष्मी ताई, गेट खोलो, बहुत जरूरी काम है। देखो तो जरा कौन है? लक्ष्मी ताई अपने पति को गेट खोलने को कहती है। वो जैसे ही गेट खोलते हैं वो देखते हैं कि सामने एक औरत घूंघट लिए खड़ी है। उस औरत ने काले रंग की साड़ी पहनी थी। क्या हुआ? क्या काम है इतनी रात को? लक्ष्मी ताई कहाँ है? लक्ष्मी ताई को बुलाओ। उनकी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए वो आ नहीं पाई। मुझे बताओ काम क्या है? मेरी बहन मुसीबत में है, बस लक्ष्मी ताई ही उसे बचा सकती है। नहीं, लक्ष्मी ताई की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें तेज बुखार है, वो नहीं आ सकती। नहीं, कुछ भी हो जाए आप लक्ष्मी ताई को बुलाओ, वरना मेरी बहन मर जाएगी। उस औरत की आवाज में एक गहरापन, एक दर्द और अजीब सा खिंचाव था, जिसे सुनकर लक्ष्मी ताई बाहर दरवाजे तक आ जाती है। क्या हुआ? मेरी बहन को बच्चा होने वाला है, लेकिन अचानक से उसे कुछ दिक्कतें आने लगी है। वो बहुत दर्द में है और आप ही हो जो उसे बचा सकते हो। देखो, आज मेरा ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो शायद मैं भी मर सकती हूँ। मैं खुद तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, मैं अपनी बहन इरावती को तुम्हारे साथ जरूर भेज सकती हूँ।
नहीं नहीं, उसको आपकी बहन नहीं संभाल पाएगी। ये काम सिर्फ आप ही कर सकती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मेरा हाथ है वैसा ही इरावती का भी हाथ हो चुका है। तुम निश्चिंत होकर उसको अपने साथ ले जाओ। लक्ष्मीताई की बात सुनकर वो औरत इरावती को और लक्ष्मीताई के पति रामदास को साथ ले जाने के लिए राजी हो जाती है। घर से थोड़ी दूर बैलगाड़ी खड़ी थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। वो औरत जैसे ही बैलगाड़ी पर चढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ाती है तो रामदास के होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि उस औरत के पैर उल्टे हैं, पर अब इरावती बैलगाड़ी में बैठ चुकी है। वो घबरा जाते हैं। अरे ये क्या है? ये इंसान नहीं, कुछ और ही है। क्या मैं यहाँ से भाग जाऊं? नहीं, इलावती भी बैलगाड़ी में बैठ गई है। अगर मैं यहाँ से भाग गया तो ये इलावती को मार देगी। रामदास ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें लगता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है, और जब वो घूम कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके सामने वही औरत है जो बहुत ही खूबसूरत है। वो अपना पल्लू उठाती है। उसकी खूबसूरती देखकर रामदास सम्मोहित हो जाते हैं। तभी वो कहती है, अब चले। इतना सुनते ही रामदास बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं, जिसके बाद ये सब के सब बैलगाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं। इरावती देखती है कि उसके जीजाजी रामदास बहुत देर से औरत को घूर घूर कर देख रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपनी पलकें भी नहीं झपका रहे। वो औरत अभी भी घूंघट में बैठी हुई थी। तभी अचानक सावित्री को महसूस होता है कि जिस बैलगाड़ी में वो बैठे हैं वो बहुत तेज रफ्तार से चल रही है। वो रामदास को देखकर सोचती है, इनको क्या हो गया है? बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, कोई बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। शायद ये औरत बैठी हुई है और रात का समय है, इसलिए बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। इरावती को महसूस हो रहा होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी वो बैलगाड़ी एक ऐसी जगह से गुजरती है जहाँ पर थोड़ी बहुत रोशनी थी। उसकी नज़र उस बैलगाड़ी की परछाई पर जाती है। वो बिल्कुल चौंक जाती है, क्योंकि वो देखती है कि जब परछाई बन रही थी तो उसमें बैलगाड़ी तो थी, लेकिन आगे बैल नहीं थे। ये देखकर वो एकदम से घबरा जाती है और रामदास की तरफ देखती है, लेकिन रामदास अब भी वैसे के वैसे बैठे हुए थे और लगातार उस औरत को देख रहे थे। ये सब देखकर इरावती को महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। बस पहुंच ही गए हैं हम, थोड़ी देर की ही और बात है। जब तक तुम अपना चेहरा नहीं दिखाओगी मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। शांति से बैठी रहो। मेरी बहन बहुत तकलीफ में है और तुम्हें उसे ठीक करना ही होगा। वो औरत कोई जवाब नहीं देती और अब बैलगाड़ी और भी तेज चलने लगती है। इरावती रामदास को पकड़कर हिलाते हुए बोलती है, जीजा जी कुछ करो, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। लेकिन रामदास के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इरावती इतना ज्यादा डर जाती है कि वो बैलगाड़ी से कूदने वाली होती है। तभी वो औरत उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद उसका घूंघट हट जाता है। इरावती उस औरत का वही खूबसूरत चेहरा देखती है जो कुछ देर पहले रामदास ने देखा था। आज से पहले इरावती ने कभी इतनी सुंदर औरत को नहीं देखा। कोई इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? तुम कौन हो? हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे पता है तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरी बहन बहुत तकलीफ में है। तुम उसे ठीक कर दो, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। इरावती इतना ज्यादा डर जाती है कि वो बैलगाड़ी से कूदने वाली होती है। तभी वो औरत बहुत तेज चिल्लाती है और उसके चिल्लाने के बाद उसका खूबसूरत चेहरा एक झुलसे हुए चेहरे में बदल जाता है और उस औरत के हाथों में इरावती की गर्दन होती है। बस अब इसके बाद एक शब्द और भी निकाला ना, तुझे यही मार दूंगी। डायन हूँ मैं, और ना सिर्फ तुझे, मैं तेरे पूरे परिवार को मार दूंगी। मेरी बहन तकलीफ में है और तुझे उसका इलाज करना होगा। इतना बोलकर वो इरावती की गर्दन को छोड़ देती है और वापस अपने पुराने रूप में आ जाती है।
ईरावती के हाथ पैर फूल चुके थे और अब वो समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए। जिंदा रहने के लिए वो चुपचाप वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है और बस उस जगह पर पहुंचने का इंतजार करने लगती है जहां पर वो औरत इन दोनों को ले जा रही होती है। जल्दी अब ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो उस औरत का घर है। ये एक शमशान जैसी जगह होती है जहां पर वो बैलगाड़ी अपने आप ही रुक गई थी